हेलो स्टूडेंट्स, इट्स नीलम शर्मा। एमए अंतिम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र एंशियंट इंडियन हिस्ट्री 200 बीसी टू 750 एडी अर्थात प्राचीन भारत का इतिहास 200 ईसा पूर्व से 750 ईस्वी के टॉपिक अ सर्वे ऑफ द सोर्सेज ऑफ एंशियंट इंडियन हिस्ट्री फ्रॉम 200 बीसी टू 750 एडी अर्थात प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के स्रोतों की रूपरेखा 200 ईसा पूर्व से 750 ईस्वी का अध्ययन आज हम अपने इस लेक्चर में करेंगे। जब हम भारतीय इतिहास के संदर्भ में स्रोतों की बात करते हैं तो ये पाते हैं कि इतिहासकारों के एक वर्ग का मानना है, जिसमें अधिकांशतः पाश्चात्य विद्वान शामिल हैं, कि भारतीयों में ऐतिहासिक चेतना का अभाव था। इन इतिहासकारों में एलिफिंस्टन, फ्लीट, मैक्स मूलर, वी.ए. स्मिथ जैसे इतिहासकार शामिल हैं, जिनका मत है कि भारतीयों ने आख्यान, कथा, गाथा, इतिहास में कभी कोई भेद नहीं किया और उनके लेखन में तिथि क्रमबद्धता, घटनाओं की क्रमबद्धता और स्पष्टीकरण का पूर्णतः अभाव है। ऐसे में उनका मत है कि भारतीय जनमानस ने ऐतिहासिक सामग्री का संकलन और लेखन नहीं किया है। वर्तमान काल में अनेक इतिहासकार इस मत का खंडन करते हैं। इस मत का खंडन करते हुए इस वर्ग के इतिहासकारों का मानना है कि भारतीयों की इतिहास विषयक चेतना का दृष्टिकोण भिन्न था। भारत में इतिहास और पुराण के नाम से अनेक रचनाएं प्रचलित थी और इतिहास को पंचम वेद की संज्ञा दी गई थी। तो ऐसे में ये मानना कि भारतीयों में ऐतिहासिक ज्ञान का या समझ का अभाव था, एकदम निराधार और तथ्यविहीन बात है। अब हम आते हैं इन दो मतांतरों के पश्चात कि प्राचीन भारतीय इतिहास का अध्ययन, जिसमें हमारा कालखंड है 200 बीसी से 750 एडी अर्थात 200 ईसा पूर्व से लेकर 750 ईसा तक। तो इस एक लंबे कालखंड में, लगभग 950 वर्ष के कालखंड में, प्राचीन भारतीय इतिहास की किस स्रोत सामग्री से इस ऐतिहासिक कालखंड का इतिहास जाना जा सकता है। इस कालखंड के इतिहास के स्रोतों में सबसे पहले आता है साहित्यिक सामग्री। साहित्यिक सामग्री के भी अपने आप में कई प्रकार हैं, जिसमें धार्मिक साहित्य, धर्मेतर साहित्य और विदेशी लेखकों और यात्रियों के विवरण, इस तरह की श्रेणियाँ प्रमुख रूप से आती हैं। और इस कालखंड के इतिहास निर्माण की स्रोत सामग्री के रूप में दूसरा स्रोत आता है पुरातात्विक सामग्री। पुरातात्विक सामग्री हमें इतिहास निर्माण के संदर्भ में नई जानकारी और जो जानकारी उपलब्ध है उस जानकारी पर प्रकाश डालने का या उसे क्रॉस चेक करने का कार्य करती है। तो इस तरह से इन दोनों प्रकार की सामग्री के द्वारा हम 200 ईसा पूर्व से 750 ईस्वी तक के कालखंड के इतिहास निर्माण का प्रयत्न कर सकते हैं, या इतिहास निर्माण हेतु इस स्रोत सामग्री की सहायता से अनेक तथ्यों को सामने ला सकते हैं और अपने इतिहास को जान समझ सकते हैं। जब हमें इस कालखंड का इतिहास समझना हो तो सबसे पहला जो स्रोत सामग्री आती है हमारे सामने, वो साहित्यिक स्रोत सामग्री है। और साहित्यिक स्रोत सामग्री में भी जो स्रोत सामग्री सबसे प्रमुख है वो है धार्मिक साहित्य। भारतीय इतिहास, प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में जो पुरातात्विक सामग्री में जिस हम साहित्यिक सामग्री की बात करते हैं और जिस धार्मिक साहित्य की मुख्य रूप से बात करते हैं, तो उसमें भी दो विधाएं दिखाई देती हैं, ब्राह्मण साहित्य और ब्राह्मणेतर साहित्य। ब्राह्मण साहित्य
मैं मुख्य रूप से इस कालखंड के लिए हम पौराणिक ग्रंथ या पुराणों को लेंगे, और दूसरी तरफ से अनेक स्मृति ग्रंथ हैं जो हमें इस कालखंड के ऐतिहासिक पक्ष को जानने के लिए अनेक स्रोत सामग्री को उपलब्ध करवाता है। और दूसरा जो बिंदु है जिसमें ब्राह्मणेतर साहित्य आता है, उसमें अनेक जैन और बौद्ध धार्मिक साहित्य है जो इस समय विशेष में निर्मित किया गया। और उस जैन और बौद्ध धार्मिक साहित्य में तत्कालीन समाज, संस्कृति, राजनीतिक व्यवस्था, नियम कानून, अनेक परिदृश्यों की पर्याप्त जानकारी या समझ हमें मिलती है, जिसके आधार पर हम इस कालखंड के इतिहास का निर्माण कर सकते हैं। दूसरी ओर जब हम पौराणिक साहित्य की बात करते हैं तो हम सॉरी, मेरा गला खराब है। हम पाते हैं कि भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष अथवा उनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं और इनकी संख्या 18 है। तो अधिकांश रूप से इनकी रचना का कालखंड 3री से 4वीं शताब्दी ईस्वी के बीच ही माना जाता है। पुराणों को मुख्य रूप से 5 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें प्रथम है सर्ग अर्थात जगत की सृष्टि। द्वितीय है प्रतिसर्ग अर्थात प्रलय के बाद जगत की पुनः सृष्टि। तीसरा भाग है इसका वंश अर्थात ऋषियों और देवताओं और राजाओं की वंशावली। चौथा है मनवंतर अर्थात महायुग, और इनका 5वां भाग है वंशानुचरित अर्थात प्राचीन राजकुलों का इतिहास। तो हम देखते हैं कि पुराणों के भाग वंश और वंशानुचरित में हमें वंशावली या राजकुलों के इतिहास का विवरण मिलता है। तो ऐतिहासिक दृष्टि से वंश और वंशानुचरित का विशेष महत्व है। 18 पुराणों में से अनेक पुराण हैं, जैसे मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्रह्मांड पुराण, भागवत पुराण। तो इन सभी पुराणों में राजाओं की वंशावली पाई जाती है और तत्कालीन समय की अनेक जानकारियाँ इसमें दी गई हैं। इनके माध्यम से हमें शिशुनाग वंश, नंद, मौर्य, शुंग, कण्व, आंध्र और गुप्त वंशों की वंशावलियाँ और उनके वर्णन मिलते हैं। तो ऐसे में तत्कालीन समय के विषय में पुराण अनेक प्रकार की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत सामग्री उपलब्ध करवाते हैं। सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से अग्नि पुराण में हमें काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है, जिसमें हमें राजतंत्र के साथ साथ तत्कालीन कृषि संबंधी क्रियाकलापों का बहुत डिटेल विवरण दिया गया है। गुप्त काल के इतिहास के संदर्भ में पुराणों से हमें काफ़ी विशद ऐतिहासिक स्रोत सामग्री प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि पुराणों के माध्यम से हमें बहुत सारी ऐतिहासिक स्रोत सामग्री प्राप्त होती है। पुराणों के अतिरिक्त हम इस कालखंड के निर्माण में सूत्र साहित्य, स्मृति साहित्य, भाष्य, निबंध आदि को भी इस काल की प्रमुख स्रोत सामग्री मान सकते हैं, क्योंकि अनेक धर्म सूत्रों का, अनेक स्मृति ग्रंथों का और उन पर अनेक भाष्य और निबंधों का निर्माण भी 200 ईसा पूर्व से 750 ईस्वी के मध्य किया गया है। और इन धर्म सूत्रों में हमें तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था, उनके कर्तव्य, उनका सांस्कृतिक रूप से महत्व, ये सभी स्पष्ट करने में या इनके विषय में ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त करने में बहुत सहयोग मिलता है। वहीं स्मृतियों के माध्यम से अनेक प्रकार की हमें उस समय व्यवस्था में जो भी नियम कानून उल्लिखित थे,
उनसे हमें तत्कालीन धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक व्यवस्था की अनेक प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है। चाहे वो याज्ञवल्क्य की स्मृति हो, चाहे नारद स्मृति, चाहे बृहस्पति स्मृति, चाहे कात्यायन स्मृति, इन सभी स्मृतियों से यहाँ अनेक प्रकार की ऐतिहासिक दशाओं का बोध होता है। मनुस्मृति को तो शुंग काल का ही ग्रंथ माना जाता है और उस कालखंड के संदर्भ में ये अपनी विषय वस्तु के साथ साथ अनेक प्रकार की जानकारी उपलब्ध करवाती है। नारद स्मृति से हमें गुप्त काल के विषय में अनेक प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है। इन ग्रंथों पर अनेक विद्वानों ने अनेक टीकाएँ लिखी। विश्वरूप हैं, विज्ञानेश्वर हैं, अपरार्क हैं, उन्होंने याज्ञवल्क्य की स्मृति के पर अनेक टीकाएँ लिखी हैं। मनुस्मृति पर अनेक टीकाकार जैसे भारुचि हैं, मेघातिथि हैं, गोविंदराज हैं, कुल्लुक भट्ट हैं, इन्होंने अनेक टीका टिप्पणी की है या कह सकते हैं भाष्य लिखे हैं, निबंध लिखे हैं। तो उनके माध्यम से हम तत्कालीन इतिहास को जानने समझने का प्रयत्न कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि इतिहास के अनेक पहलू हैं। इतिहास का सिर्फ राजनीतिक पहलू ही नहीं होता है। इतिहास में हमारा समाज, संस्कृति या कह सकते हैं मानव जीवन के प्रत्येक पहलू का विकास अनंतर क्रम में किस प्रकार से हुआ है, उसको जानने समझने का माध्यम है इतिहास। और इन ग्रंथों में समाज के, संस्कृति के, मानव जीवन के पहलू के विषय में अनेक प्रकार की जानकारी हमें उपलब्ध होती है। उस जानकारी को हम दूसरी स्रोत सामग्री से वेरीफाई करके उसको हम बहुत सावधानी से यूज़ करके उसमें से अनेक तथ्यों को निकालकर इतिहास निर्माण की स्रोत सामग्री के रूप में प्रयुक्त कर सकते हैं। तो ये सारी जो ऐतिहासिक स्रोत हैं वो हमें तत्कालीन समय के विषय में जानकारी देते हैं। ब्राह्मण साहित्य के पश्चात आता है ब्राह्मणेतर साहित्य। इसमें अनेक बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ और अनेक अन्य ग्रंथ आते हैं और इन ग्रंथों के आधार पर हम और अधिक विशद रूप से भारतीय समाज और संस्कृति की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम ब्राह्मणेतर साहित्य और लौकिक या ऐतिहासिक साहित्य की चर्चा करेंगे, जिससे हम भारतीय इतिहास के संदर्भ में ऐतिहासिक स्रोतों की क्या भूमिका है, किस प्रकार से उनका यूज़ करना चाहिए और किस प्रकार से इन स्रोत सामग्री के आधार पर हम इतिहास को जान समझ सकते हैं, इसको समझने का प्रयत्न करेंगे। थैंक यू।